फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आई एस संसारी यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एस संसारी में। दोस्तों यहाँ पर आपके यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो आपको रेगुलर देखने के लिए मिल रही हैं शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच। तो जितने भी नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर जुड़ सकें। अगर आपने पिछली क्लासेस को अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया देखा नहीं है तो चैनल पर सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट देखना चाहते हैं उसे जाकर चैनल पर देख लीजिए। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर आपको दे दी गई है, ठीक है, जिसमें आपको सारी प्रीवियस क्लासेस भी मिल जाएंगी। इसके साथ ही बहुत जल्दी आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सन 2016 से लेकर 2023 तक के वो सारे क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए ताकि डीएलएड की सारी क्लासेस आपको यहाँ पर रेगुलर मिलती रहें। आज की क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करें। कल तक जहाँ पर हमने पढ़ लिया था उससे जस्ट आगे के क्वेश्चंस हम यहाँ पर अटेंड करेंगे। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 क्या है? ठीक है, एक महत्वपूर्ण शिक्षा सम्मेलन है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में आयोजित किया गया था, ठीक है, जो कि शिमला में आयोजित किया गया था सन 1901 ईस्वी में। इसकी क्या खासियत है, आखिर ये है क्या, इसमें क्या क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो जिस समय लॉर्ड कार्जन ने भारत के वायसराय के रूप में इस देश की भूमि पर पैर रखा, ठीक है, जिस समय लॉर्ड कार्जन को भारत का वायसराय बनाया गया, ठीक है, और वो इंडिया आया, उस समय यहाँ की जो शिक्षा थी वो अत्यंत शोचनीय दशा में थी, ठीक है, यानी कि शिक्षा का जो स्तर था वो बहुत ही ज़्यादा निम्न था। विद्या और शिक्षा का प्रेमी होने के कारण कर्जन को भारत आते ही यहाँ की शिक्षा की अप्रगतिशील स्थिति का पूर्ण ज्ञान हो गया। कर्जन ने स्वयं इस संबंध में अपने विचारों को उद्घोषित करते हुए कहा, क्या कहा कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने, जब मैं भारत आया तब शिक्षा संबंधी सुधार उन कार्यों में से मेरे समक्ष उपस्थित हुआ जिसका प्रशासनिक पुनर्संगठन के किसी भी कार्यक्रम में प्रमुख स्थान होना उचित प्रतीत हुआ, ठीक है। ये इनका प्रमुख कार्य था यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में। इसके बाद आगे इन्होंने कहा है, क्या बताया देखेंगे। शिक्षा सुधार के कार्य को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के विचार से लॉर्ड कार्जन ने सन 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। कार्जन ने प्रांतों के शिक्षा संचालकों और मिशनरियों के प्रतिनिधियों को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, परंतु उसने भारतीयों के एक भी प्रतिनिधि को इसमें स्थान नहीं दिया। अतः भारतीयों का कर्जन के कार्य को शंका की दृष्टि से देखना स्वाभाविक था। जब किसी भी इंडियन को इस सम्मेलन में उन्होंने आमंत्रित नहीं किया तो निश्चित रूप से जो इंडियन लोग थे वो समझ रहने लगे कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, ठीक है। भारतीयों का कर्जन का जो कार्य था उसे भारतीयों ने एक शंका की दृष्टि से देखा क्योंकि उसमें इंडियन लोगों को शामिल नहीं किया गया था इस सम्मेलन में। शिमला शिक्षा सम्मेलन कर्जन के सभापतित्व में 15 दिन तक चला और उसमें शिक्षा संबंधी 150 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से निश्चित किया गया। कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को इन्हीं प्रस्तावों पर आधारित किया। सम्मेलन के विषय में एक उल्लेखनीय बात यह थी कि उसकी कार्यवाही को आरंभ से अंत तक गोपनीय रखा गया था। इसके साथ ही उसको समाचार पत्रों में भी प्रकाशित नहीं होने दिया गया था। सम्मेलन के प्रति भारतीय पहले से ही सशंकित थे। उसकी गुप्त कार्यवाही से उनको इस बात का पूर्ण विश्वास हो गया कि उनके विरुद्ध किसी न किसी षड्यंत्र की रचना अवश्य की गई थी। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे, ठीक है। और किस निष्कर्ष पर पहुँचे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। सम्मेलन भारतीयों को यातना देने वाली सभा थी। सम्मेलन क्या था? भारतीयों के लिए एक यातना देने वाली सभा थी जिसने उनके विरुद्ध किसी भयंकर षड्यंत्र की रचना की थी। इसके बाद बताया गया है शिमला शिक्षा सम्मेलन में भारतीय शिक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार विनिमय किया गया और उसी के आधार पर कर्जन ने अपनी सुधार योजना का निर्माण किया था। क्योंकि भारतीय सम्मेलन की गुप्त कार्रवाई से अत्यधिक लोग नाराज थे, इसलिए उन्होंने कर्जन के सुधारों को उपयोगिता की कसौटी पर परखने का प्रयास ही नहीं किया, ठीक है। ये इस तरह से शिमला का जो शिक्षा सम्मेलन था वो 1901 में आयोजित किया गया था लॉर्ड कर्जन के वायसराय के। जब यहाँ पर नियुक्त किया गया लॉर्ड कर्जन को वायसराय के रूप में तब शिमला शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया सन 1901 में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है जो शिक्षा नीति है 10+2 10+2+3, ठीक है, जो कि 1986 में शिक्षा प्रणाली को बनाया गया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में जो यहाँ पर आई थी, 1986 में जो नई शिक्षा नीति आई थी, ठीक, उसमें जो प्रणाली थी एजुकेशन की इंडिया की वो 10+2+3 है। अभी आपको पता होगा NEP 2020 आ चुकी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसमें 5+3+3, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को लागू किया गया है। अब जो शिक्षा है अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसका जो स्ट्रक्चर रखा गया है वो 10+2+3 को चेंज करके 5+3+3+4 किया गया। चलिए इसके बारे में अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो कि इंडिया में लागू की गई है 2020 से, ठीक है,
ये इसके बारे में आप आगे टेट और सीटेट जैसी परीक्षाओं में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी डीएलएड में आपका पुरानी शिक्षा नीति के बारे में बताया गया, तो आप अभी इसके बारे में रीड करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि इस प्रणाली का आपको अर्थ समझाना है। इसमें क्या बताया गया, चलिए देख लेते हैं। 10+2+3 का अर्थ इस प्रकार समझा जा सकता है कि 10 के अंतर्गत कक्षा 1 से 10 तक प्राप्त की जाने वाली शिक्षा, ये शिक्षा 6 से 16 वर्ष की आयु तक प्राप्त की जा सकती है। +2 के अंतर्गत कक्षा 11 और 12 तक की शिक्षा की प्राप्त की जाने वाली शिक्षा आती है। +2 जो यहाँ पर रखा गया है वो आपकी इंटर लेवल तक की शिक्षा हो जाती है, जिसमें क्लास 11 और 12 आता है। ठीक है, 12th के बाद आपको पता ही होगा इन 2 वर्षों में सामान्य विशेष दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाएगी। वह शिक्षा 16 से 18 वर्ष की आयु तक चलेगी। +3 से तात्पर्य है कि 12 वर्ष की शिक्षा के बाद आपको +3 वर्षीय उच्च शिक्षा की प्रथम उपाधि, जिसे स्नातक डिग्री भी आप बोलते हैं, इसके लिए निर्धारित की गई थी +3। ठीक है, 3 की शिक्षा जो कि थी आपकी 18 से 21 वर्ष के बीच। इस अवधि में शिक्षार्थी को सामान्य विशेष दोनों में से किसी भी शिक्षा के विषयों की शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये शिक्षा 18 से 21 वर्ष की आयु तक आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आगे बताया गया है कि सन 1986 की ये शिक्षा नीति थी, ये आपको पहले ही बताया गया मैंने। ठीक है, अंतर्गत सन 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत संपूर्ण देश में 3 वर्ष की डिग्री स्नातक पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न आपका प्रश्न 53, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पर आपको प्रकाश डालना है। चलिए प्रकाश डाल देते हैं, किस तरह से इसमें सारी चीज़ें हुई थी आपको बताना है। तो लॉर्ड कर्जन की सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के सुझावों और सिफारिशों के आधार पर एक विधेयक तैयार किया। इस विधेयक ने 21 मार्च सन 1904 को पारित होकर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का रूप ग्रहण किया। इस अधिनियम द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय के प्रशासन, अधिकार, कार्यक्षेत्र आदि में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। अब वो परिवर्तन क्या किए गए ये आपको यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, सबसे पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन जो यहाँ पर परिवर्तन था, ठीक है, वो था सीनेट के सदस्यों की संख्या को सीमित किया गया और ये निश्चित कर दिया गया कि उनकी न्यूनतम संख्या 50 और अधिकतम संख्या 100 होगी और वे अपने पद पर आजीवन रहकर केवल 5 वर्ष रहेंगे। आजीवन ना रहकर केवल 5 वर्ष रहेंगे सीनेट के सदस्य। ठीक है, सिंडिकेट, अगला जो यहाँ पर परिवर्तन था वो था सिंडिकेटों को कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई। यूनिवर्सिटीज़ के शिक्षकों को उनमें उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। अगला परिवर्तन क्या था आप देखेंगे, यहाँ पर क्या था देखेंगे, सरकार को सीनेट द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन और परिवर्तन करने और स्वीकृति देने और उसके द्वारा उचित समय पर नियम न बनाए जाने पर स्वयं नियम बनाने का अधिकार मिल गया। ठीक है, अगला चेंजेस क्या था, गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमाओं को निश्चित करने का भी अधिकार मिल गया था। ठीक है, इसके बाद अगला चेंजेस क्या था वो आप यहाँ पर देख सकते होंगे, पॉइंट नंबर 5 में बताया गया। अगला चेंजेस, सीनेट के सदस्यों को निर्वाचित करने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता विश्वविद्यालयों के सीनेटों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 और अन्य विश्वविद्यालयों की सीनेट के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 15 निश्चित की गई। विश्वविद्यालयों, अगला पॉइंट, विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक कॉलेजों के लिए नियम कठोर कर दिए गए और सिंडिकेटों को इन कॉलेजों का नियमित रूप से निरीक्षण करने का अधिकार दे दिया गया। इसके बाद अगला पॉइंट है, अंतिम विश्वविद्यालयों के कार्यक्षेत्रों में विस्तार किया गया। उनको परीक्षा लेने के अतिरिक्त शिक्षण अनुसंधान कार्य करने का भी अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। दोस्तों अगले प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि लॉर्ड ऑकलैंड की शिक्षा नीति 1839 की संक्षिप्त में व्याख्या कर दीजिए। तो चलिए फटाफट कर देते हैं संक्षिप्त में व्याख्या। जब 1835 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो उसके सामने शिक्षा से संबंधित 2 समस्याएं थीं। कौन कौन सी थीं 2 समस्याएं यहाँ देखेंगे, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का निस्तारण और शिक्षा की नई नीति का निर्धारण करना। उसने सर्वप्रथम प्राच्य पाश्चात्य विवाद के कारणों का अध्ययन किया और उसके बाद उसको समाप्त करने के उपाय खोजे। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि प्राच्यवादियों का मुख्य विरोध इसलिए है कि प्राच्यवादी शिक्षा के लिए अपेक्षाकृत कम धनराशि दी जाती थी, अतः उसने प्राच्यवादी शिक्षा के लिए अतिरिक्त 31,000 रुपया प्रति वर्ष स्वीकार कर दिया। अब प्रश्न था पाश्चात्यवादियों का संतुष्ट करने का। उसने पाश्चात्यवादी शिक्षा की व्यवस्था के लिए भी अतिरिक्त 1 लाख रुपया प्रति वर्ष देना मंजूर कर दिया। ठीक है, आप देख सकते होंगे कि किस तरह से अलग अलग यहाँ पर डिफाइन किया गया। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते होंगे उसने 31,000 रुपये स्वीकृत किया, किसके लिए, प्राच्यवादी के लिए, किसके, प्राच्यवादी के लिए। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही भैया 1 लाख रुपए की व्यवस्था किसके लिए की गई, पाश्चात्यवादी के लिए। ठीक है, अब दूसरी समस्या थी शिक्षा की नई नीति के निर्धारण की। इस संदर्भ में मैकाले के विचारों से प्रभावित था, उसने निस्यंदन सिद्धांत का समर्थन कर दिया। अतः उसने 24 नवंबर 1839 को अपनी एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा की और उसमें स्पष्ट घोषणा की कि सरकार के प्रयास समाज के उच्च वर्ग के व्यक्तियों में उच्च शिक्षा प्रसार करने तक सीमित रहने चाहिए, जिसके पास अध्ययन के लिए अवकाश यानी कि समय है और जिनकी संस्कृति छन छन कर जल साधारण तक पहुंचेगी। ठीक है,
यहाँ पे इंग्लिश में बताया गया, अटेम्प्ट्स ऑफ गवर्नमेंट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंशन ऑफ हायर एजुकेशन टू द अपर क्लास ऑफ सोसाइटी हु हैव लीजर फॉर स्टडी एंड हुज कल्चर वुड फिल्टर डाउन टू द मास ऑफ लैंड माइंड। ठीक है, तो आप ये इंग्लिश वाला लिखना जरूरी नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही उसने प्राच्यवादियों को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने के लिए निम्नलिखित घोषणाएं कर दी। अभी घोषणाएं कौन सी थी वो भी आप यहाँ देख कर जाइए। पहली घोषणा थी, प्राच्य विद्यालयों को यथावत चलने दिया जाए और उनको आर्थिक अनुदान यथावत दिया जाता रहेगा। दूसरी घोषणा थी, प्राच्य शिक्षा के लिए जो अतिरिक्त धनराशि 31,000 रुपये प्रतिवर्ष मंजूर की गई है उसे प्राच्यवादी शिक्षा के प्रचार और प्राच्य पुस्तकों के प्रकाशन पर व्यय किया जा सकेगा। साथ ही यदि प्राच्य विद्यालय अपने अंदर पाश्चात्य विषयों के धन की सुविधा उपलब्ध कराना चाहें तो वे इस धनराशि को उस मद में भी व्यय कर सकते हैं। अगला यहाँ पर बताया गया आपके लिए घोषणा, प्राच्य विद्यालयों के शिक्षकों को सम्मानजनक पर्याप्त वेतन दिया जाएगा और प्राच्य विद्यालयों में पढ़ने वाले 25% छात्रों को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। ये इस वक्त की सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण घोषणा थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 56 है। आपको ये बताना है कि प्रशिक्षण संस्थानों की उन्नति के लिए आयोग ने क्या सिफारिशें की हैं। जो प्रशिक्षण संस्थान उनकी उन्नति के लिए आखिर आयोग ने सिफारिशें क्या की हैं, तो आयोग ने प्रशिक्षण संस्थाओं की गुणात्मक उन्नति के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की हैं। सबसे पहले है, ट्रेनिंग कॉलेज के अध्यापकों में डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टरेट, ठीक है, की उपाधि वाले शिक्षकों की संख्या उचित अनुपात में होगी। ठीक है, डॉक्टरेट मतलब PhD, ठीक है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, PhD किए हुए अभ्यर्थियों की संख्या यानी कि शिक्षकों की संख्या उचित अनुपात में होगी। ये यहाँ पर जो सिफारिश है वो की गई। अगला यहाँ पर बताया गया दूसरा, प्रत्येक प्रशिक्षण संस्था से एक प्रयोगात्मक यानी कि एक्सपेरिमेंटल विद्यालय संलग्न होना भी जरूरी बताया गया, संलग्न होना चाहिए। तीसरा यहाँ पर बताया गया पॉइंट, विद्यालयों में कार्य करने वाले अप्रशिक्षित, ठीक है, अनट्रेंड शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए केंद्रीय स्थानों पर ग्रीष्मकालीन संस्थाओं यानी कि समर इंस्टीट्यूट की योजना आरंभ की जानी चाहिए और ट्रेनिंग कॉलेजों के अध्यापकों के पास शिक्षा की उपाधि यानी कि डिग्री इन एजुकेशन, जिससे कि BEd हो गया आपका, ठीक है, इसके अतिरिक्त 2 स्नातकोत्तर उपाधियाँ लाइक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, किन विद्यालयों में कार्य करने के लिए, प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्य करने के लिए यानी कि पढ़ाने के लिए। अगला था आपका, प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के अध्यापकों के पास या तो शिक्षा में MA होना चाहिए, MA इन एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, या फिर BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन की उपाधि के साथ साथ कोई स्नातकोत्तर मतलब MA या MSc की उपाधि आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास MA एजुकेशन है, ठीक है, तो काम चल जाएगा। अगर आपके पास नॉर्मल MA या MSc है, ठीक है, उसके साथ हमें आपको BEd भी लेना पड़ेगा। ये उस समय की चीज़ें सारी बताई जा रही हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ व्यवस्था की गई, गणित विज्ञान, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र ऐसे विषयों की शिक्षा देने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी चाहिए, चाहे उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त ना किया हो। इसके साथ ही अगला पॉइंट है, वर्तमान प्रशिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालयों यानी कि लाइब्रेरीज और प्रयोगशालाओं यानी कि लेबोरेटरीज आदि में सुधार किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी दशा अत्यधिक असंतोषजनक है। ठीक है, जिससे संतोषजनक किया जाएगा। अगला पॉइंट आपके लिए बताया गया, प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्र अध्यापकों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए और उनको ऋण और छात्रवृत्तियाँ हैं, ठीक है, यानी कि लोन और स्कॉलरशिप्स के रूप में आर्थिक सहायता उन्हें अभ्यर्थियों को देना चाहिए जो प्रशिक्षण संस्थाओं में इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, आगे की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगला बताया गया कि प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किस तरह से किया जाना चाहिए या किया गया, वो यहाँ पर बताया गया। आयोग ने प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने के लिए उद्देश्य निम्नलिखित विचार प्रस्तुत कर दिए अपने। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ क्या क्या थी, पत्र व्यवहार के द्वारा शिक्षा और अल्पकालीन प्रशिक्षण की सुविधाओं में विस्तार किया जाना चाहिए। दूसरा, विद्यालय शिक्षकों को अध्यापन कार्य करते हुए शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधाएं प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों यानी कि यूनिवर्सिटीज़ और प्रशिक्षण संस्थाओं को विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन भी करना चाहिए। अगला पॉइंट क्या बताएगा, पॉइंट नंबर 3, प्रशिक्षण संस्थाओं के आकार में एक निश्चित योजना के अनुसार पर्याप्त विस्तार किया जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 57, बताइए राममूर्ति समीक्षा कमेटी 1990 पर डालिए प्रकाश। ठीक है, डालते हैं यहाँ पर प्रकाश। चलिए, 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई। ठीक है, और उसी वर्ष इसकी कार्य योजना भी प्रकाशित कर दी गई और 1987 से इसका क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया। परंतु लेकिन उसी बीच 1989 में केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार सत्ता में आई। सरकार के बदलती शिक्षा नीति में परिवर्तन पर विचार किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 3 वर्ष बाद ही मई 1990 में इसकी समीक्षा के लिए राममूर्ति की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इसे राममूर्ति समीक्षा कमेटी 1990 कहा जाता है। कमेटी ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट यानी कि प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर, ठीक है, एक शीर्षक से 26 दिसंबर 1990 में प्रस्तुत की। इस कमेटी की रिपोर्ट के प्रारंभ में ही ये स्वीकार किया गया कि अधिक ह्रास हुआ है, सामाजिक समता के स्थान पर वर्ग भेद बढ़ा है।
धार्मिक सहिष्णुता के स्थान पर धार्मिक उन्माद बढ़ा है और शैक्षिक अवसरों की समानता के स्थान पर शैक्षिक अवसरों में असमानता बढ़ी है। ठीक है, यानी कि सभी को समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं शिक्षा एजुकेशन ग्रहण करने की। उसके बाद कमेटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन की समीक्षा प्रस्तुत की और फिर अपने सुझाव भी दिए। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर आगे बताया गया, क्या बताया गया, जनार्दन रेड्डी कमेटी 1992 की प्राथमिक शिक्षा संबंधी समीक्षा और सुझाव यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, ये अगला प्रश्न है आपके लिए, क्या सुझाव थे जनार्दन रेड्डी कमेटी 1992 के, देखेंगे। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा संबंधित कमेटी ने देखा कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण यानी कि सभी के लिए शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयास पर्याप्त नहीं है। उसने 20वीं शताब्दी के अंत तक 14 वर्ष तक के बच्चों के अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के लिए पहले सुझाव दिया कि 8वीं योजना के दौरान सभी बच्चों को 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराए जाएं, सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए और अपव्यय और अवरोधन को कम किया जाए। इसके लिए ये भी आवश्यक है कि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जाएं। जो बच्चे किसी कारण स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन की व्यवस्था की जाए जगह जगह पर ये अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा के स्तर की होनी चाहिए। उस समिति ने यह देखा कि उस समय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 4:1 था, उसने इसे 2:1 अनुपात में लाने का सुझाव दिया। ठीक है, इसके साथ ही उसने ये भी सुझाव दिया कि ब्लैक बोर्ड योजना उच्च प्राथमिक स्कूलों में भी लागू कर दी जाए। ठीक है, जो 6 से 8 क्लास के उच्च प्राथमिक स्कूल होते हैं, अपर प्राइमरी स्कूल, उनमें भी ब्लैक बोर्ड योजना लागू की जाए। उसने प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति पर भी बल दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस योजना में समझाई गई। अगला यहाँ पर पॉइंट है, यानी कि अगला प्रश्न है आपसे 59, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 पर प्रकाश डाली है। 1986 की जो शिक्षा नीति संशोधित की गई थी 1992 में, उसी पर प्रकाश डालने के लिए यहाँ पर बोलना है, तो चलिए डालते हैं प्रकाश। शिक्षा संबंधी केंद्रीय परामर्श बोर्ड का गठन 1935 में स्वाधीनता से पूर्व किया गया था, यानी कि इंडियन जो यहाँ पर फ्रीडम हुई थी भारत की स्वतंत्रता से पहले, ठीक है, उससे पहले किया गया था। और ये अभी शिक्षा की नीतियों और कार्यक्रम तैयार करने और उनकी प्रगति पर निगाह रखने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कार्य योजना, ठीक है, 1986 और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्य योजना 1992। ठीक है, शिक्षा प्रबंध नीति 1992, ठीक है, शिक्षा प्रबंध और नीति 1992 में क्या कहा गया, चलिए एक बार देख लेते हैं। इसमें बताया कि नीति निर्धारण के साथ साथ शिक्षा विभाग राज्यों से मिलकर शैक्षिक नियोजन का दायित्व भी निभाता है। इसके साथ ही इसमें आगे बताया गया कि शिक्षा को 6ठी योजना तक विकास प्रक्रिया के संसाधन की जगह सामाजिक सेवा मात्र समझा जाता था, लेकिन अब शिक्षा को मानव संसाधनों के द्वारा देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण कारक माना जाने लगा है। ये बात सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा बजट में संसाधनों के आवंटन में प्रतिबिंबित होती है। 8वीं योजना में केंद्र और राज्यों के लिए शिक्षा पर यहाँ पर बताया गया कि 1,95,999.7 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। ठीक है, कब, 8वीं योजना में केंद्र और राज्यों के लिए शिक्षा पर इतना करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया, जो 7वीं योजना के व्यय 7,633.1 करोड़ यानी कि 2.6 गुना अधिक था। इस वृद्धि के साथ साथ शिक्षा के लिए केंद्रीय योजना आवंटन 1994-95 के 1,541 करोड़ से बढ़कर 1995-96 के 1,925 करोड़ कर दिया गया। और आगे क्या कहा गया कि शिक्षा के क्षेत्र के भीतर ही संसाधनों के आवंटन का रुझान उच्चतर शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा परिव्यय 1945-46 में 24.5% बढ़कर 65.04 करोड़ कर दिया गया, यानी कि बढ़ाया गया। ठीक है, आगे बताया गया कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के शैक्षिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। और 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक कमेटी ने इसकी समीक्षा की। इसकी सिफारिशों पर शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने विचार किया और आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एन जनार्दन की अध्यक्षता में 22 जनवरी 1992 को नीति कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने इस रिपोर्ट पर विचार करके इसमें कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया था। परिणाम स्वरूप संसद के समक्ष 7 मई 1992 को शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के द्वारा अनुमोदित और संशोधित नीतियाँ कुछ सुझाव के साथ रखी गई। साथ ही साथ नीति को लागू करने की संशोधित कार्य योजना तैयार की गई और 19 अगस्त 1992 को संशोधित कार्य नीति 1992 संसद के समक्ष रखी गई। ठीक है, तो इस तरह से इसकी रूपरेखा तैयार की गई। आज की क्लास का अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 60 यानी कि 60 नंबर। शिक्षा प्रणाली 1986 के अंतर्गत पाठ्यक्रम का संक्षेप में आपको विवरण देना है, तो चलिए संक्षेप में विवरण देते हैं। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जो परिवर्तन किया गया वह निम्नलिखित है। ठीक है, 3 भाषाओं का अध्ययन हिंदी भाषा क्षेत्रों में किस तरह से है, मातृभाषा अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी अंग्रेजी, हिंदी यदि मातृभाषा के रूप में है, ठीक है, हिंदी यदि
मातृभाषा के रूप में, तो दूसरी भाषा आपकी अंग्रेजी होनी चाहिए। पहली तो आपकी मातृभाषा होनी चाहिए या फिर अंग्रेजी होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 भाषाओं का पहले इसमें चयन किया गया, ठीक है। और अगला पॉइंट इसमें होता है कि आधुनिक भारतीय भाषा होनी चाहिए, हिंदी के अतिरिक्त कोई भी एक आधुनिक भारतीय, ठीक है, यानी कि मॉडर्न लैंग्वेज। इसके बाद हिंदी भाषा क्षेत्र में क्या इसमें चेंजेस किए गए, ये बताया कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, दूसरा उच्च हिंदी या प्रारंभिक हिंदी होनी चाहिए, इसके अलावा उच्च या प्रारंभिक अंग्रेजी भी होने चाहिए, ठीक है। पहला यहाँ पर आपको बताया गया आपका भाषाओं का अध्ययन, दूसरा आया आपका मैथ, ठीक है, गणित, दूसरा आपका मैथ, ठीक है। मैथ में क्या क्या बताया गया देख लेते हैं। यहाँ पर मैथ हुआ, ठीक है। इसके बाद तीसरा आया आपका इतिहास, नागरिक शास्त्र, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भूगोल, चौथा आपका भौतिक, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, पाँचवा आपका कार्य अनुभव। इसके अंतर्गत निम्नलिखित ट्रेड आते हैं जिसमें से एक सुझाव का आपको सुझाव करना होगा, किसके अंतर्गत, कार्य अनुभव के द्वारा, ठीक है। कितने ट्रेड आते हैं, पशुपालन आ गया आपका, मुर्गी पालन आ गया, मधुमक्खी पालन आ गया, कृषि आ गई, शिल्पा आ गई या बढ़ईगिरी आ गई, बढ़ई मतलब यही फर्नीचर वगैरह। उसके अलावा बागवानी आ गया, जो बागों में माली वगैरह रहते हैं। उसके अलावा अभियांत्रिकी आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आया संगीत, म्यूज़िक, नृत्य, आपको पता ही है, ठीक है। इसके बाद अगला आया आपका पुस्तक कला, ठीक है, पुस्तक कला। अगला आपका खिलौने और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, इसके आगे आपको कठपुतली और उसके आगे चर्म कला। अगला आपका रेडियो, फोटोग्राफी और उसके आगे आ गया टाइप राइटिंग, ठीक है, टाइप राइटिंग जिसे टाइप राइटर बोलते हैं। कताई बुनाई के लिए हो गया आपका। अगला आपका प्राथमिक चिकित्सा, दूसरा हो गया वाटिका, ठीक है। अगला आपका शिशुपालन आदि, ठीक है। तो ये सारे नई शिक्षा नीति की यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई, ठीक है। तो इसे आप एक बार जरूर देखें। और आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस क्लास को यहीं पर हमने समाप्त कर दिया और अगली क्लास में हम मिलेंगे कल इसी समय। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।